बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज हम नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अलजब्रा वन को हमने स्टार्ट किया हुआ था, तो लास्ट टाइम हमने कुछ एमसीक्यू डिस्कस किए थे, तो उससे नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं इनकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहा, हम जस्ट एमसीक्यूज़ को ही सॉल्व कर रहे हैं। अब ज़ाहिर सी बात है कि एमसीक्यूज़ को मैंने कहा सॉल्व करने के लिए आपको ना कुछ थ्योरम की स्टेटमेंट्स याद रखनी पड़ेगी, कुछ रिजल्ट्स याद रखने पड़ेंगे। और उसका ना तरीका यही है कि थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स है ना भूल जाती है इंसान को। और लेकिन ये उसका तरीका यही है कि थ्योरम की स्टेटमेंट्स को याद रखने का कि आप उसकी एक एक एग्जांपल करते जाएं। जब आप एग्जांपल करेंगे ना तो देन आपको उसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट है ना वो याद रहेगी। अदरवाइज़ मुझे पता है कि माइंड से बंदा मिक्सअप हो जाती है, कुछ भूल जाता है बंदा। तो इसलिए आपने इन दो तीन बातों पे ना अमल करना है। हाँ जी, ये मैं डिस्कस कर रहा हूँ। इसमें ये क्वेश्चन है जी, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ साइक्लिक। अब वो पूछ रहा है कि जी इन सब में से साइक्लिक ग्रुप कौन सा है। अच्छा, आप देखें कि इसका बड़ा आसान तरीका, पेपर में ज़रूरी नहीं ये क्वेश्चन आए, लेकिन मैंने आपको इसलिए बता रहा था कि आपको हर क्वेश्चन का मेथड पता होना चाहिए। बेसिकली जो हमारे पाकिस्तान का सिलेबस होता है ना, ये हमें लकीर के फ़कीर ही बनाता है, क्योंकि हमें पता है कि जो बुक में लिखा है वही पेपर के अंदर आता है। ऐसे ही जो ओ लेवल का होता है ना, वो सिलेबस ये होता है कि ओ लेवल के अंदर हम स्टूडेंट्स को जस्ट मेथड सिखाते हैं, और क्वेश्चन जो उनको बुक्स पढ़ाई जाती है ना उसमें से कोई भी नहीं आता, जस्ट हम उनको मेथड ही सिखाते हैं। तो इधर बताने का मकसद ये है कि ये एमसीक्यूज़ हल करने का तरीका भी यही है कि इस एमसीक्यूज़ को हल करने का आपको मेथड आना चाहिए। बाकी स्टेटमेंट पेपर में जैसे मर्जी वो चेंज कर दे, तो आपको इसका मेथड आना चाहिए, बस इस चीज़ पे आपने फोकस करना है। तो देखें कि जब आपने देखना है कि इस किस्म का कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। थ्योरम की स्टेटमेंट क्या है, कह रहा है कि जी द ग्रुप जेड एम क्रॉस जेड एन, मतलब अगर इस किस्म का कोई भी साइक्लिक ग्रुप हो कि दोनों के दरमियान क्रॉस हो, तो ये कह रहा है जी साइक्लिक और आइसोमॉर्फिक टू जेड एम एन है इफ़ एंड ओनली इफ़ जी सी डी एम एन इज इक्वल टू वन। मतलब अब ये होगा कि इस सिंपल है, आपने देखना है कि इसमें से जिस एम और एन का जी सी डी वन होगा ना तो वो ही साइक्लिक ग्रुप होगा। मतलब जैसे ये पहले वाले जी के साथ ये आपका एम होगा, जैसे ये इसमें टू आपका एम है, फोर आपका एन है। तो आपने सबको बारी बारी चेक करना है, जिसका जी सी डी वन आ गया तो वो हमारे पास क्या होगा, उसका राइट ऑप्शन होगा, और वही क्या होगा, ग्रुप साइक्लिक होगा। तो इसमें उसने राइट ऑप्शन देखिए कहा हुआ है कि ये वाला है जी3 और जी4 है। तो अब देखिए मैं इसको अभी बता देता हूँ कि इनका जीसीडी आपने निकालना है। तो जीसीडी निकालने का ना मैंने आपको पहले भी तरीका बताया था कि जीसीडी के लिए देखें 3 और 4 का निकालना है ना, तो ये मेरे पास 3 है। अब 3 का जीसीडी क्या होता है, जीसीडी के लिए हमने पहले इनके निकालने डिवाइज़र। ठीक है, जीसीडी का मतलब होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो बहुत सारे लोगों को जीसीडी ही निकालना नहीं आता, लेकिन कुछ लोगों को आता भी है। तो मैं तो इसलिए सबके माइंड को देखते हुए ये चीज़ माइनर भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो हो सकता है मोस्टली लोगों को आता भी हो, तो लेकिन ये कि चले देख लेते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, 3 के डिवाइज़र निकालने। देखें 3 के डिवाइज़र क्या होंगे, एक 1 होगा और एक इसका 3 होगा, इसके अलावा कोई भी इसका डिवाइज़र नहीं होगा। अब इसी तरीके से हम 4 के डिवाइज़र निकाल लेते हैं। अब देखें 4 के डिवाइज़र कितने होंगे, 4 का डिवाइज़र एक तो होगा 1, ठीक है, फिर दूसरा एक हो जाएगा 2, 3 नहीं होगा, और फिर इसका आ जाएगा जी 4। तो अब ये तो हमने निकाली है जी डिवाइज़र, 3 के डिवाइज़र ये आगे, 4 के डिवाइज़र ये आगे। अब हमने लेना है जी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो पहले तो आप क्या करते हैं, इनमें से कॉमन ले लेते हैं। अब देखिए कॉमन दोनों में से कौन कौन से आ रहे हैं। कॉमन हमने देखा इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 1 ही आ रहा है। ठीक हो गया, इसको हम लिख देते हैं जी कॉमन डिवाइज़र। अब एंड पे हमने निकाला होता है जीसीडी। जीसीडी क्या होता है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। अब चूँकि डिवाइज़र जो जितने भी डिवाइज़र दोनों में से कॉमन आ रहे हैं उसमें से जो बड़ा है, तो अब चूँकि कॉमन एक ही आ रहा है तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी ये 1 ही होगा। तो इसलिए हम इधर कहते हैं कि जी ये वाला जो है ना 3 और 4 है, इनका जब हम जीसीडी लेंगे ना तो इसका मान आ रहा है। तो इस थ्योरम के मुताबिक हमने ये पढ़ा अभी कि ये थ्योरम ये कहता है कि अगर इस किस्म का कोई भी साइक्लिक हो, या ये साइक्लिक या आइसोमॉर्फिक तब होता है, ये आप देखें इधर साइक्लिक की बजाय इधर अगर आइसोमॉर्फिक भी लिखा हो ना, फिर भी यही आपने रिज़ल्ट यूज़ करना है। तो इसमें मैंने अभी आपको सोल्व करके दिया कि 3 और 4 का जीसीडी मैंने देखा 1 आ रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट ऑप्शन होगा। अब बाकी भी निकाल लेना, 2 और 4 का जीसीडी निकाल लेना, 2 और 6 का निकाल लेना, 3 और 6 का निकाल लेना।
तो आप नोट करोगे इन सब के जीसीडी किसी के भी 1 नहीं आएंगे, जस्ट इसका जीसीडी ही 1 आएगा। तो यही हमारा राइट ऑप्शन होगा इस थ्योरम के मुताबिक कि हमने ये थ्योरम यूज़ करके इसको सॉल्व किया। हाँ जी, नेक्स्ट है ये भी जो 26 वाला है, ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट ही है। इसमें कह रहा है कि जी एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी, देन एच के इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी इफ़ एंड ओनली इफ। तो ये भी एक थ्योरम की स्टेटमेंट ही है, तो इसको आपने स्टेटमेंट को याद ही रखना है। ये देखिए पीपीएससी 2020, तो ये 2020 में जो पीपीएससी का टेस्ट हुआ था ना, तो ये वाला उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है। तो ये हमारे पास बेसिकली इसमें होता है कि एच के इज इक्वल टू के एच है। तो ये आपने याद रखना है कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट ही है। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये उसने ये सारा लिखा हुआ है कि ये थ्योरम की स्टेटमेंट कहाँ से उसने उठाई है, ये डुमिट फुटी की बुक से उठाई हुई है। हाँ जी, ये भी एक डेफिनेशन है नॉर्मल की। तो कह रहा है जी, मैंने आपको ना स्टार्टिंग में बताया था कि ये जो इसके लिए बुक यूज़ होती है ना, एक विजय खन्ना की बुक यूज़ होती है, एक जोसेफ गैलियन की बुक यूज़ होती है, एक मेथड की बुक यूज़ कर लेते हैं, एक डुमिट फुटी भी यूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा मतलब मेरे ख्याल में कोई बुक बचती नहीं है, इन्हीं से सारा कुछ कवर हो जाता है। तो 27 में भी देखे, ये भी जस्ट डेफिनेशन है। कह रहा है जी एच बी सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी सच डेट एच ए नॉट इक्वल टू एच बी है, देन एच इज़ नॉर्मल इफ़ एंड ओनली इफ। तो ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है। ये देखे उसने बताया भी हुआ कि ये विजय खन्ना की बुक है, ये एडिशन 4 में पेज नंबर 105 पे ये प्रॉब्लम 12 है, उधर ये दी हुई है। तो ये जो ऐसी चीज़ें होती ना ये वाली, तो इसका तरीका यही होता है कि इसको आपने थ्योरम की स्टेटमेंट्स को याद ही रखना पड़ना है। तो ये मुश्किल कोई नहीं, 2-3 बार पढ़ेंगे तो ये माइंड में फिक्स हो जाती है। तो इसमें देखें कि हमने ये बताना है कि जी एच नॉर्मल है। तो एच नॉर्मल कब होगा, इफ़ एंड ओनली इफ के जब ए एच बराबर नहीं होगा बी एच के। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है। इसमें देखें इसमें ना जस्ट डेफिनेशन लिखी हुई है। कह रहा है जी एच इज़ अ सब ग्रुप ऑफ जी, ए बिलोंग्स टू जी, द कम्प्लेक्स ए एच इज़ कॉल्ड। तो ये देखें ये डेफिनेशन है लेफ़्ट कोसाइड्स की। अब देखें इसी तरीके से आपको राइट कोसाइड्स की भी डेफिनेशन आ सकती है। तो दोनों याद रखनी है कि इसमें सिंपल है कि ए एच है तो राइट में क्या होगा, एच ए हो जाएगा। ठीक है, तो ये जस्ट लेफ़्ट कोसाइड्स की डेफिनेशन है, तो इसको ज़रा अच्छे से आपने देखना है। हाँ जी, ये क्वेश्चन नंबर जो 29 है, ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अभी इसमें कह रहा है कि जी अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 150 कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर। तो ये हमने इसके लिए यूज़ करेंगे लग्रांज थ्योरम। तो लग्रांज थ्योरम हमने पढ़ा है कि ये क्या होता है। ये होता है कि जी अगर हमारे पास कोई ग्रुप है और एच इसका सब ग्रुप हो, तो कह रहा है जी द ऑर्डर ऑफ एच, जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो डिवाइड करता है जी को लाजमी। ठीक है जी। तो अब आपने सिंपल देखना है इसमें से कि क्योंकि उसने पूछा हुआ कि ग्रुप ऑफ ऑर्डर 150 कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप, तो हमने ये बताना कि इसमें से कौन सा सब ग्रुप इसका नहीं है। क्योंकि हमने इस थ्योरम के मुताबिक पढ़ा कि इसका सब ग्रुप वो होगा जो इसको डिवाइड करता है। देखें 5 भी इसको डिवाइड करता है 150 को, 1 भी इसको डिवाइड करता है, 2 भी इसको डिवाइड करता है। तो हमने देखा 8 जो है ना वो 150 को डिवाइड नहीं करता। तो यही हमने इधर बताना था कि जी कैन नॉट हैव अ सब ग्रुप। तो ये पूछ रहा है कि जी कौन सा इसमें से इसका सब ग्रुप नहीं है। तो हमने थ्योरम के मुताबिक तो ये बनता है कि जो भी इसका सब ग्रुप होगा वो लाजमी इसको डिवाइड करेगा। तो इसका मतलब ये 5 भी सब ग्रुप है, 1 भी इसका सब ग्रुप है, 2 भी इसका सब ग्रुप है, लेकिन 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा, तो लिहाजा 8 इसका सब ग्रुप नहीं होगा। अब इस तरीके से कोई भी क्वेश्चन आपको दे सकता है। तो देखें ना, मैं जैसे अभी आपको वो एग्जांपल दी है ओ लेवल वाली कि जी आपको मेथड पता होना चाहिए, स्टेटमेंट जैसे मर्जी चेंज हो सकती है। देखें ना, इधर 150 की जगह पे इधर 200 कर दिया जाए तो आगे ऑप्शन दे दिया जाए। तो आपने जस्ट ये मेथड याद रखना है कि जी जो इसका सब ग्रुप होगा वो लाजमी इसको डिवाइड करेगा। तो जो इसको डिवाइड नहीं कर रहा वो इसका सब ग्रुप नहीं होगा। तो इसमें हमने यही बताना था कि जी कौन सा इसका सब ग्रुप नहीं है। तो हमने देखा कि 8 इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो इस किस्म के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं पेपर के अंदर ना। हाँ जी, अब ये देखे कह रहा है जो ग्रुप ऑफ दिस ऑर्डर इज नॉट ग्रांटेड टू बी बिलियन। अब ये पूछ रहा है कि कौन सा ग्रुप है जो बिलियन नहीं है। तो ये भी हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि इस थ्योरम की स्टेटमेंट की देखें कि हमने पढ़ा था कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। तो हमने ये पढ़ा था पहला थ्योरम के हर जो ग्रुप है ना जिसका ऑर्डर प्राइम है वो साइक्लिक है। फिर हमने आगे ये भी पढ़ा था कि जो हर साइक्लिक ग्रुप है वो अबिलियन है। ठीक है, ये आगे इसमें लिखी भी हुई है कि एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज एन अबिलियन। तो आप देखें कि इसमें हमने देखा कि जितने भी ऑप्शन हैं इसके सी वाला है, बाकी सब के स्केयर बन रहे हैं। देखें ना, इधर गौर करें, ये थ्योरम भी हमने लास्ट टाइम मैंने ये करवाया भी है कि जी एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी स्क्वायर इज़ अ बिलियन। मतलब कि हर ग्रुप जिसका ऑर्डर अगर पी स्क्वायर हो ना तो वो अबिलियन होता है। ठीक है, अब पी स्क्वायर का क्या मतलब कि प्राइम नंबर का जो स्क्वायर बन रहा है। तो अब हमने देखें इसमें 5 है तो 5 का भी स्क्वायर बन रहा है,
5 का स्केयर 25 होता है, 9 का स्केयर भी बन रहा है, 16 का स्केयर भी, 4 का स्केयर ये भी ये 4 का स्केयर बन जाता है, ये 3 का स्केयर बन जाता है, ये भी स्केयर बन जाता है, पी स्केयर प्राइम नंबर का स्केयर है। तो 125 एक वाहद ऐसा है जो प्राइम पी का स्केयर में नहीं आता, तो इसलिए इसको कहता है ये बिलियन नहीं है जी ना। हर एक ही आपको थ्योरम की डेफिनेशंस और ये चीज़ें ना याद रखनी बड़ा ज़रूरी है। हाँ जी, नेक्स्ट देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एक MCQ है ये वाला। कह रहा जी ए बी बिलोंग्स टू जी है, ए बी स्केयर इज इक्वल टू ए का स्केयर बी का स्केयर। अच्छा, इसमें ना एन वाली भी टर्म आ जाती है कि जी अगर ए बी होल का स्केयर एन हो ना, तो देन ए की पावर एन बी की पावर एन, तो वो भी बिलियन ही होता है। तो इधर देखें ना, नंबर कोई भी दे दे, आप देखें ये सब के लिए आपने याद रखना है, एन के लिए भी बिलियन होता है। मतलब अगर ये स्टेटमेंट ऐसे हो ना कि ए बी होल की पावर एन इज इक्वल टू ए की पावर एन बी की पावर एन, देन हम फिर भी इसको क्या कहते हैं, जी क्या है, जी इज़ अ बिलियन है। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट है जी हाउ मैनी, ये तो इसको छोड़े, खैर मैं आपसे जो चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ना, अब ये देखें, ये फिर उसने वही क्वेश्चन दे दिया कि विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज़ नॉट साइक्लिक। उसने पूछा कौन सा साइक्लिक नहीं है, तो आपने सबके GCD निकाल लेने। ठीक है, तो वो जिसका GCD 1 आ जाएगा वो साइक्लिक है, जिसका नहीं आएगा वो साइक्लिक नहीं होगा। तो उसने बेसिकली पूछा ये कि कौन सा साइक्लिक नहीं है, तो इसका मतलब इसका GCD भी 1 होगा, इसका GCD भी 1 है, इसका GCD भी 1 है, तो ये तो सारे साइक्लिक है। तो उसने पूछा कौन सा साइक्लिक नहीं है, तो ये साइक्लिक नहीं होगा क्योंकि इन दोनों का GCD 1 नहीं है। तो यही थ्योरम जो हमने पहले भी किया, यही यूज़ करके हम इसको फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट ये वाला क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, ये PPSC 2011 में आया हुआ है कि जी द ग्रुप ऑफ कंटर्नियन इज अ नॉन अबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो ये हमने पढ़ा था लास्ट टाइम भी कि जी ग्रुप ऑफ जो कंटर्नियन है ना, तो उस ग्रुप के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो उसका ऑर्डर भी 8 ही होगा। अब ये डेफिनेशन उसने सेंटर की लिखी हुई है, ये आपने याद रखनी है कि सेंटर क्या होता है कि डैश इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी विच कम्यूट विद ऑल अदर एलिमेंट्स ऑफ जी। मतलब कि ग्रुप सेंटर को हम बोलते हैं कि जो जी के एलिमेंट्स होना वो सारे कम्यूट करें जी के हर एलिमेंट के साथ, उसको हम कहते हैं सेंटर ऑफ अ ग्रुप है। तो ये भी इसकी डेफिनेशन होती है कि ए बिलोंग्स टू जी है, ए हम अगर जी में से लें और ए एक्स के हर एलिमेंट से कम्यूट करें, मतलब ए एक्स इज इक्वल टू एक्स से हो, तो ये भी डेफिनेशन होती है। बाज़ ऑफ MCQ ऐसे भी दे दिया जाता है कि वो ये वाली चीज़ भी दे के पूछ लेता है कि ये डेफिनेशन किसकी है। तो दोनों तरीक़ों से ना आपने याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता है। हाँ जी, नेक्स्ट उससे पूछा कि सेंटर ऑफ द ग्रुप ऑफ कंटर्नियन क्या हुआ, इट इज़ ऑफ ऑर्डर। अब ये पूछ रहा है कि जी ग्रुप ऑफ जो कंटर्नियन है ना, इसका सेंटर क्या होगा। अच्छा, सेंटर निकालने का ना एक तरीका होता है। सेंटर निकालने का तरीका ये होता है कि हम एलिमेंट्स के ग्रुप के हर एलिमेंट को लेते हैं और कम्यूट करवाते जाते हैं, जो जो कम्यूट करता जाता है वो हम उसको सेंटर में लिखते जाते हैं। तो इसका काफ़ी ये लेंथी प्रोसेस है। फ़िलहाल ये भी मैं आपको सॉल्व करना सिखाऊंगा, लेकिन इधर चूँकि सॉल्व करने के बाद भी बेसिकली फिर भी आपने या तो वो रिज़ल्ट ही रखना है, मतलब सोल्व करने का तरीका आ गया है, क्योंकि पेपर के अंदर ज़्यादा सी बात है, सोल्व तो नहीं कर सकते, क्योंकि सोल्व करने बैठेंगे तो वो तो तकरीबन 10-15 मिनट लग जाएंगे इस पर। तो सोल्व करने के बाद भी आपने जैसे इसका रिज़ल्ट ही याद रखना है ना, तो इधर भी आप फ़िलहाल इसका रिज़ल्ट याद रखें। ये सोल्व करना भी मैं आपको सिखाऊंगा कि इसमें ये देखें सब के सेंटर ना आने चाहिए, जो जो फेमस ग्रुप है ना। तो इधर जस्ट ये पूछ रहा है जी क्यू ऑफ 8 ग्रुप ऑफ कंटर्नियन का, उसने पूछा कि सेंटर क्या होगा। तो ये आपने याद रखना है, जो ग्रुप ऑफ कंटर्नियन है इसका सेंटर जो होगा 1 और -1। इसका मतलब पता क्या है कि इसके अंदर देखें 8 एलिमेंट है, 1 -1 i -i j -j, इधर -j भी आना है कि ये माइनस के। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 1 और -1 है, ये दो वाहद ऐसे एलिमेंट है जो ग्रुप के हर एलिमेंट से कम्यूट हो जाते हैं, लेकिन ये जो i -i j -j के माइनस के ये हर एलिमेंट से कम्यूट नहीं होते, तो इस वजह से ये इसके सेंटर में नहीं आते। तो इसका सेंटर क्या बनेगा, सेंटर को शो ऐसे कहते हैं कि जी ऑफ क्यू 8, जैसे ये लिखा हुआ उसने कि जी ऑफ क्यू 8, इसका सेंटर क्या है जी 1 और -1 है। अच्छा, इसका एक MCQ और भी बनता है, पेपर में आया हुआ है कि वो ये पूछ लेता है कि जी ऑर्डर ऑफ अ सेंटर ऑफ अ ग्रुप ऑफ कंटर्नियन। तो ये भी आपने याद रखना है। इधर तो उसने पूछा था ना कि जस्ट इसके सेंटर का ऑर्डर कितना होगा, तो सेंटर आपने पता है कि 1 -1 है, और 1 और -1 में चूँकि 2 एलिमेंट आ रहे थे, इसका ऑर्डर तो हो गया 2, इधर तो राइट ऑप्शन है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट देखें, कुछ क्वेश्चन ना ये सिंपल है, ये अभी मैं आपको इसलिए नहीं करवा रहा क्योंकि इनकी डिटेल ना होगी तो फिर ही वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हाँ जी, ये भी MCQ हमने पिछले पढ़ा था, लेकिन पीछे हमने नॉर्मल सब ग्रुप का नहीं, सब ग्रुप का पढ़ा था, तो नॉर्मल में भी ये चीज़ होल्ड करती है। कह रहा है जी H इज़ अ सब ग्रुप ऑफ इंडेक्स डैश देन H इज़ अ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इसमें भी याद रखना है कि अगर इसका इंडेक्स 2 होगा ना, तो देन ही H नॉर्मल सब ग्रुप होगा जी का। ठीक है जी।
नेक्स्ट है जी, ये भी मैंने आपको बताया था कि दो चीज़ें होती हैं, एक होता है इंटरसेक्शन, एक होता है यूनियन। तो जब हम किसी भी कलेक्शन के इंटरसेक्शन लेते हैं तो वो ऑलवेज वो ग्रुप ही बनता है। जैसे सब ग्रुप में भी था, इसमें नॉर्मल ग्रुप सब ग्रुप में भी यही है। देखो कह रहा है जी इंटरसेक्शन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। तो ये सब ग्रुप में भी मैंने आपको बताया था कि जब हम कलेक्शन लेते हैं ना किसी भी सब ग्रुप की इंटरसेक्शन, उसकी कलेक्शन लेके उसका इंटरसेक्शन जब लेते हैं ना, तो वो इंटरसेक्शन लेने के बाद वो भी सब ग्रुप बनता है। तो इधर जो कि नॉर्मल सब ग्रुप की बात हो रही, तो इसका भी यही कि नॉर्मल सब ग्रुप की हम कोई भी कलेक्शन लेंगे तो उन कलेक्शन की जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो इंटरसेक्शन लेने के बाद जो जवाब आएगा वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होगा। लेकिन यूनियन का मैंने बताया था कि यूनियन का वो सब ग्रुप नहीं होता। यूनियन के लिए सब ग्रुप तब होता है कि जब पहला दूसरे का सबसेट और दूसरा पहले का हो, ठीक है। अब ये भी बहुत फेमस रिजल्ट है, ये जोसेफ गैलियन की बुक में लिखा हुआ है कि जी जी ओवर एन जी आइसोमॉर्फिक टू जी एन। तो सिंपल बात है कि इसमें इसने पूछा हुआ कि जी ओवर टू इज़ अ क्वेश्चन ग्रुप ऑफ ऑर्डर। तो आपने इस रिजल्ट को याद रखना है। देखा ना, इधर एन की जगह कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ कि आपने जस्ट मेथड याद रखना है। देखें ना, अभी इधर एन की जगह अगर फ़र्ज करें, इधर 2g की जगह इधर मैं लिख दूँ 5g, तो सिंपल है। तो इधर क्या जवाब आ जाएगा, इधर 5 आ जाएगा। थ्योरम क्या कहता है कि जी ओवर एन इज आइसोमॉर्फिक टू जी एन, कि जो इधर n होगा जी के साथ, इधर भी g के साथ वही n आएगा। तो देखें इधर g के साथ 2 है तो इधर भी 2 ही आएगा। तो अगर इधर n की जगह इधर 5 हो जाएगा, इधर भी 5 आ जाएगा। तो इसके जितने मर्जी इस स्टेटमेंट के क्वेश्चन बनाई जाओ, जस्ट हम n चेंज कर करके, ठीक है। तो इसलिए आपने इन चीज़ों पे ना फोकस रखना है, ठीक है। हाँ जी, ये भी MCQ देखें PPSC 2011 में आया हुआ है। कह रहा है जी ऑल सब ग्रुप ऑफ एन बिलियन ग्रुप आर डैश सब ग्रुप। वो कह रहा है कि जितने भी सब ग्रुप होते हैं ना बिलियन ग्रुप के, वो क्या होते हैं। तो आपने याद रखना है कि बिलियन ग्रुप के सारे सब ग्रुप जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, नॉर्मल होते हैं, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट है, थ्योरम्स हैं, इनकी स्टेटमेंट्स को आप 2-3 बार पढ़ेंगे ना तो देन आपको याद हो जाएंगी। तो ये भी स्टेटमेंट है ग्रुप की कि जी कोई भी ग्रुप पे कह रहा है जी देन द फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी डैश इज़। तो ये भी PPSC 2011 के अंदर आया हुआ है। तो ये भी स्टेटमेंट है कि जी फैक्टर ग्रुप जी ओवर जी डैश इज़ अ बिलियन। तो ये जोसेफ गैलियन की बुक पे है, ये सारा मेंशन भी किया हुआ है साथ, किस पेज नंबर पे है। तो ये भी आपने याद रखना है कि जो फैक्टर ग्रुप होता है ना जी ओवर डी डैश, वो क्या होता है, इज़ अ बिलियन होता है। नेक्स्ट ये भी बहुत फेमस MCQs है कि जी एवरी सब ग्रुप ऑफ एन बिलियन ग्रुप, कि अबिलियन ग्रुप के जितने भी सब ग्रुप होंगे सारे क्या होंगे, नॉर्मल होंगे। ये 2020 में PPSC में आया हुआ है। हाँ जी, नेक्स्ट है जी, ये AJK का मतलब ये होता है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर PSC। ये जैसे ना हर सूबे का ना अपना होता है। तो हमारा पंजाब का होता है PPSC, इसी तरीके से सिंध वालों का भी होता है, वो मेरे ख्याल में SPSC लिख देते हैं, मतलब कि सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन है। इसी तरीके से बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन भी होता है। ये AJK का मतलब है कि आज़ाद जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन है। तो ये हर एक पंजाब के, मैंने आपको बताया था कि ये जो होते हैं ना हर सूबे के प्रोविंस लेवल पे होते हैं, अपने अपने कमीशन बने होते हैं कि जो भी मतलब प्रोविंस सूबे के अंदर कोई जॉब आएगी ना वो इसके थ्रू होती है। तो एक मैंने आपको बताया था FPSC का मतलब होता है फेडरल लेवल के ऊपर। तो उस पर हम पूरे पाकिस्तान से लोग अप्लाई कर सकते हैं, हर सूबे के, सिंध पंजाब KP की हर जगह से। तो ये आज़ाद जम्मू कश्मीर में सर्विस कमीशन 2019 में ये वाला MCQ आया हुआ है कि जी एवरी सब ग्रुप ऑफ एन बिलियन ग्रुप A इन A इज़। तो ये क्या होता है, नॉर्मल होता है, ठीक है। तो ये भी जस्ट डेफिनेशन है, ये MCQ हम कर चुके हैं कि जी एनी टू कॉन्जुगेट सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप GR। तो हमने पढ़ा है लास्ट टाइम भी कि दो कॉन्जुगेट सब ग्रुप जो है ना वो दोनों आपस में क्या होते हैं, आइसोमॉर्फिक होते हैं, ठीक है। ये इसको छोड़े, नेक्स्ट ना ये भी मैं आपको ना थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा, इसलिए ना मैं MCQ तो अभी वही डिस्कस कर रहा हूँ जो सीधे सीधे, जिनकी थोड़ी सी डिटेल है ना वो आपको मैं डिटेल के साथ ही बताऊंगा। तो अब ये भी देखें, एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज, ये आपको ना मिल जाएगा, जो मेथड की बुक है ना सेकंड चैप्टर है, उधर ये परम्यूटेशन है, उधर ये थ्योरम की स्टेटमेंट है, उधर से आपको ये मिल जानी है, ठीक है। तो ये बेसिकली इधर इसने ये बुक मेंशन की है, लेकिन ये उधर से भी मिल जाती है। तो ये भी 2019 में आया हुआ है कि इसमें भी यही कह रहे हैं कि जी एवरी परम्यूटेशन कैन बी रिटन एज। तो हम लिख सकते हैं हर परम्यूटेशन को प्रोडक्ट ऑफ अ ट्रांसपोजिशन, के प्रोडक्ट ऑफ ट्रांसपोजिशन में हम लिख सकते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट हाँ, ये भी MCQ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपने याद रखना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सिंपल ग्रुप। तो उसने पूछा कि इनमें सिंपल ग्रुप कौन सा है। तो ये आपने याद रखना है कि ये थ्योरम होता है कि जी n greater than equal to 5 द अल्टरनेटिव ग्रुप AN इज़ सिंपल।
तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट याद रखनी है। वो बाज़ दफ़ा ये भी दे देता है कि जी अल्टरनेटिंग ए एन इज सिंपल, तो आगे ऑप्शन दे देता है कि एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 एन लेस देन इक्वल टू 5 है। तो इस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो अगर एन ग्रेटर देन इक्वल टू 5 होगा तो जो अल्टरनेटिंग सिंबल है ना ए एन, वो सिंपल होता है। तो इस वजह से इसमें उसने पूछा होगा कि इनमें से सिंपल कौन सा है, तो ये 5 हमारा राइट ऑप्शन आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। ये ना असल में इनकी ना मैं डिटेल बताऊंगा, दैन ही हम करेंगे अभी, इसलिए ना मैं इनको छोड़ रहा हूँ। ये भी थ्योरम की स्टेटमेंट है, ये भी आप याद रख सकते हैं कि जी एंड जी डैश भी टू ग्रुप हो, होमोमॉर्फिज्म हो तो जी टू जी डैश इज़ 1 1। तो ये अगर दो ग्रुप हैं जी और डी डी डैश होमोमॉर्फिज्म में हो और ये 1 1 हो, तो उस सूरत में क्या होता है, जो कर्नल एफ होगा ना वो हमेशा आइडेंटिटी के इक्वल आएगा, ठीक है। ये भी थ्योरम है, तो ये थ्योरम की स्टेटमेंट से ही एमसीक्यू थ्योरम बनाया गया है, ठीक है। हाँ जी, नेक्स्ट मुझे लगता है ये इधर तक एंड हो जाएंगे। ये सालो पी ग्रुप शुरू हो गया, इसको भी मैं डिटेल में ना करवाऊँगा आपको, ये ना सारे बताऊँगा। तो अभी फ़िलहाल ना मैं जो सिंपल सिंपल है ना वही डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ जी, ये मुझे लगता है इधर से ना अब रिंग स्टार्ट हो गया। बेसिकली जो रिंग है ना, ये रिंग अलजबरा 1 में नहीं आता, तो ये रिंग चला जाता है अलजबरा 2 में। तो इसलिए मैं चाह था कि जब हम अलजबरा 1 कर लेंगे ना, तो अलजबरा 2 जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें इसको रिंग को डिस्कस करेंगे। अब इसके कुछ और भी एमसीक्यूज़ हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ। जैसे ये मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा, इस किस्म के एमसीक्यूज़ ना पेपर में काफ़ी आते हैं और ये बड़ा इसका तरीका आसान है। तो थोड़ा सा आप देखें इसमें क्या करना है। देखिए अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 है। अब इसमें ये कह रहा है कि जी हमें ना ग्रुप दे दिया है कि 1 3 5 7 है। कह रहा है जी द ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 8 देन इनवर्स ऑफ 5 इज़। तो आपने ये बताना है कि जी ये ग्रुप उसने दे दिया, आपने ये बताना है कि जी इसमें 5 का इन्वर्स क्या होगा। अच्छा, आप देखें कि आपने ना इसका मेथड समझ लेना है। अब ज़रूरी नहीं कि पेपर के अंदर वो इन्वर्स सिर्फ 5 का पूछें, वो इन चारों में से किसी का भी इन्वर्स पूछ सकता है। देखा ना, अब इसके एमसीक्यू तो 3 और बनाए जा सकते हैं। मतलब इधर पूछ लूँ मैं अगर कि जी दैन इन्वर्स ऑफ 1 इज़ इन्वर्स ऑफ 3 इज़ इन्वर्स ऑफ 7 इज़, तो किसी का भी इन्वर्स पूछ सकता है वो। तो इसका मेथड आप समझ लें, तो पेपर में जैसे मर्जी वो जिसका मर्जी पूछ ले तो आप आसानी से बता सकते हैं। अच्छा, इसमें आपने करना क्या है, सबसे पहले तो आपने इसका बनाना है टेबल, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन कहा हुआ है तो ज़र्ब के हिसाब से आपने इसका बना लेना टेबल। क्या लिए टेबल बना लिया। अच्छा, टेबल बनाने के बाद फिर आपने करना क्या है, क्योंकि उसने बता दिया है कि जी मॉड्यूलो 8 है। इसका मतलब ये बनता है कि अगर मल्टीप्लाई करने के बाद कोई भी जो आंसर है वो 8 या 8 से ज़्यादा आएगा तो आपने उसको 8 पे डिवाइड करना है और डिवाइड करके जो रिमाइंडर बचेगा ना वो लिखना होता है, ठीक है। सबसे पहले तो आपने टेबल बनाना है। तो मैं इधर ये ले लेता हूँ, ये देखें जी, ये मेरे पास टेबल इसका बना हुआ है, ठीक है जी। सबसे पहले तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। इसमें मैं आपको बताता हूँ, देखें ये मल्टीप्लाई किया, 7 को 3 से किया मल्टीप्लाई, ये होता है 21। तो अब चूंकि हमने इधर 21 नहीं लिखना होता, हमने क्या करना होता है, क्योंकि मॉड्यूलो 8 दिया वो उसने, हमने 21 को अंदर रख के 8 से करना है मल्टीप्लाई, ठीक है। जब देखें 8 से डिवाइड करना है, तो जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 2 16, तो क्योंकि 16 से जाएगा तो 8 2 16 लिख के 21 में बाकी कितने बचेंगे, बकाया रिमाइंडर बचेगा 5। तो जो रिमाइंडर होगा ना बेसिकली आपने वो लिखना है, ठीक है। मतलब इनको मल्टीप्लाई करी जाना है। अगर कोई नंबर 8 या 8 से ज़्यादा आता है तो आपने इसको 8 पे डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा ना वो इधर लिखना है, जैसे इधर मैंने आपको एक सिंपल एग्जांपल दी है। अच्छा, ये टेबल बना लिया आपने ऐसे। अच्छा, अब टेबल बनाने के बाद वो जिसका मर्जी इन्वर्स पूछ सकते हैं। तो अच्छा, इस टेबल से आपको कैसे पता चलेगा किस एलिमेंट का इन्वर्स क्या है, बड़ा आसान तरीका है। इन्वर्स देखें कि ज़रब के हिसाब से आइडेंटिटी क्या होती है, मल्टीप्लाई के हिसाब से आइडेंटिटी होती है 1, एडिशन के हिसाब से आइडेंटिटी होती है 0। तो देखिए आपने करना क्या, जैसे देखिए मैं पहले पूछ रहा 5 का इन्वर्स क्या होगा। देखिए ये 5 है, आपने 5 वाला नंबर ढूंढना है। ज़रब के हिसाब से आइडेंटिटी होती है 1, आपने 5 वाले के नीचे जाना है, 5 वाले के नीचे देखना है कॉलम के अंदर 1 कहाँ पे पड़ा है। तो देखिए 5 वाले कॉलम के नीचे अंदर 1 यहाँ पे पड़ा है। तो इसका मतलब ये 1 किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 5 को, 5 से ही। तो इसका मतलब इस 5 का इन्वर्स क्या होगा, 5 ही होगा। तो इधर हमारा इसका जो राइट ऑप्शन आएगा
कि इन्वर्स ऑफ 5 है तो ये 5 का जो इन्वर्स होगा वो 5 ही होगा, यही इसका राइट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर बाकी एमसीक्यूज और भी बनाए जा सकते हैं, वो सिंपल है। देखें, अगर आपको पूछ ले जी 1 का इन्वर्स क्या है, आपने 1 के नीचे ये कॉलम देखना है 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, और ये किसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो इसका मतलब 1 का इन्वर्स कितना है, 1 ही है। अब इसी तरीके से अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि जी इन्वर्स ऑफ 3 का क्या है, तो आपने 3 के नीचे देखना है 1 कहाँ पे बन रहा है, तो 1 यहाँ पे बन रहा है। तो अब देखिए ये 1 किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करके आ रहा है, इट्स मीन ये 3 का इन्वर्स क्या होगा, 3 ही होगा। 5 का मैंने बता दिया, अब 7 का देख लें, 7 के नीचे 1 कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। अब ये 1 किसको मल्टीप्लाई करके बनना है, 7 को ही, तो इसका मतलब 7 का इन्वर्स भी क्या होगा, 7 ही होगा। इसमें सिर्फ ख्याल रखना है कि जब मल्टीप्लिकेशन का ऑपरेशन कहा हो तो मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से आइडेंटिटी होती है 1, तो आपने 1 के देखना है 1 को। अगर इधर मल्टीप्लिकेशन की जगह पे एडिशन होगा तो जमा के हिसाब से चूँकि आइडेंटिटी होती है 0, तो फिर आपने 0 को देखना होता है कि जी 0 के सामने किसको मल्टीप्लाई करके आ रहा है। ठीक है, तो देखें मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि आपने जस्ट मेथड याद रखना है। मेथड याद रखने के बाद आप खुद ब खुद उसके देखें, मैंने इसी ये 19 जो एमसीक्यूज़ है इसी के मैंने कितने एमसीक्यूज़ बना दिए कि 1 का इन्वर्स भी, 3 का इन्वर्स भी, 7 का इन्वर्स, 3 और एमसीक्यूज़ इसके बन सकते हैं। तो जस्ट आपने करना है कि इसका टेबल बनाना है, और टेबल बनाने के बाद आपने इसको देख के तो सिंपल आप बता सकते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 20 है, इसमें कह रहा है जी एक ग्रुप दीजिए, कह रहा है अंडर मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 9 है। तो इसमें भी आपने क्या करना है, पहले तो आपने इसका बना लेना है जी टेबल। अच्छा, टेबल बनाने के बाद उसने पूछा ये है कि जी ये इसमें से ना क्या होगा। तो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जी ये सेमी ग्रुप, मोनाइड और ग्रुप क्या होते हैं। सेमी ग्रुप का मैंने आपको बताया कि सेमी ग्रुप ये होता है कि जिसमें 2 प्रॉपर्टीज होल्ड करती हैं, एक क्लियर और एक एसोसिएटिव। मोनाइड के अंदर 3 आती हैं, ग्रुप के अंदर 4 आती हैं, अबिलियन के अंदर 5 आती हैं। तो जब आप इसका टेबल बनाएंगे ना, तो टेबल बनाने के बाद आप देखेंगे कि इसमें क्लियर भी होल्ड कर जाएगा, एसोसिएटिव भी होल्ड कर जाएगा, आइडेंटिटी 1 होती है तो 1 भी होल्ड कर जाएगा। टेबल से हर एलिमेंट का इन्वर्स देख लेंगे, इन्वर्स भी होल्ड कर जाएगा। 4 प्रॉपर्टी होल्ड कर गई, ग्रुप बन गया। अब मैंने कहा था ग्रुप के बाद अगर 5वीं प्रॉपर्टी होल्ड करेगी वो क्या होती है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी होल्ड कर जाएगी, 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो या 2 को 1 से कर लो, वो भी इक्वल आ जाएगा। तो इट्स मीन इसमें 5 प्रॉपर्टीज होल्ड कर रही हैं, 4 ग्रुप की और एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होल्ड कर रही है कॉम्यूटेटिव की। लिहाजा ऐसे ग्रुप को हम बोलते हैं अबिलियन ग्रुप है। तो इसका राइट ऑप्शन होगा अबिलियन ग्रुप। हाँ जी, 21 पे आ जाए। 21 में कह रहा है जी जी कोई भी ग्रुप है और ए भी बिलोंग्स टू जी है, तो देन ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू। तो अब ये पूछ रहा है कि जी ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स क्या होगा। तो ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारे पास होगा, इसमें ये वाला आ जाएगा कि जी ए इनवर्स का ऑर्डर जो है ना वो हमारे पास ए बी होगा। ठीक है, बाकी नहीं सॉरी ये होगा ऑर्डर ऑफ ए इनवर्स हमारे पास होगा बी ए बी इनवर्स। ठीक है जी। आज नेक्स्ट चलते हैं, कह रहे जी इन अ ग्रुप ऑफ इवन ऑर्डर देन एट लीस्ट डैश एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी कोई ग्रुप इवन ऑर्डर का होगा तो उसमें कम से कम एक एलिमेंट लाजमी ऐसा होगा कि जिसके एलिमेंट्स का ऑर्डर 2 होगा। देखिए ना, एक होता है ग्रुप का ऑर्डर, एक होता है एलिमेंट्स का ऑर्डर। इसमें पूछ रहा है कि अगर एक ग्रुप है उसका ऑर्डर इवन है तो उसमें कहता है कम से कम एक ऐसा एलिमेंट लाजमी होगा कि जिसका एलिमेंट्स का ऑर्डर जो क्या होगा 2 होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है जी ये पूछ रहा है, कह रहा है जी इफ़ जी इज़ एन अबिलियन ग्रुप देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑर्डर ऑफ जी। तो अब ये पूछ रहा है कि अगर जी एक अबिलियन ग्रुप है तो देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑर्डर ऑफ जी। तो इसमें से जो जी है ऑर्डर कौन सा होगा। तो देखिए हमने पीछे भी पढ़ा है कि जी एवरी प्राइम, जिस ग्रुप का भी ऑर्डर प्राइम हो तो वो अबिलियन होता है। तो अब आप देखें कि इसमें प्राइम कौन कौन से नंबर है, 24 तो निकल गया, 6 भी निकल गया, 7 और 5 बचते हैं। तो चूँकि 5 ज़्यादा इसके करीब है, पहले 5 के बाद 7 आता है, तो लिहाजा हम इसका 5 ऑप्शन। कैसे पता चला, सिंपल है कि हमने एक थ्योरम पढ़ा था कि एवरी ग्रुप, अगर हर ग्रुप जिसका ऑर्डर प्राइम हो तो वो लाजमी क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, तो इधर से हम इसको 5 ऑप्शन ठीक कर देंगे। हाँ जी, ये जी द सेट ऑफ क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी द सब ग्रुप ऑफ। तो ये पूछ रहा है कि जो सेट ऑफ क्यूब रूट, अब देखें ना मैंने एक पिछले लेक्चर में इसलिए आपको ना सारे ग्रुप लिख के दिए थे कि आपको पता हो जी ये क्यूब रूट्स यूनिटी जो है ना ग्रुप, ये होता कौन सा है। तो पूछ ही रहा है जी किसका सब ग्रुप है, ये कॉम्प्लेक्स का सब ग्रुप होता है, लेकिन इसमें से अगर हम 0 निकाल दें। हाँ जी, नेक्स्ट आता है जी द नंबर ऑफ सब ग्रुप ऑफ अ ग्रुप जी। तो ये आपने याद रखना है कि हर सब ग्रुप के 2 लाजमी सब ग्रुप होते हैं।
कि कोई भी अगर हम ग्रुप लें ना, तो हर ग्रुप के दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं। कौन कौन से? एक वो खुद और एक आइडेंटिटी। तो ये आपने याद रखना है, और इनको हम बोलते हैं ट्रिवियल सब ग्रुप्स। ये भी याद रखना है, ये भी एमसीक्यूज आ जाता है। तो द नंबर ऑफ सब ग्रुप, हर ग्रुप के दो सब ग्रुप लाजमी होते हैं। एक होता है वो ग्रुप इटसेल्फ, एक होता है आइडेंटिटी, और इनको हम ट्रिवियल सब ग्रुप भी बोल देते हैं। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी एच एंड के बी सब ग्रुप ऑफ जी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग सब ग्रुप ऑफ जी। देखें ये वही चीज़ आ गई, ये बार बार आ रही है। तो मैंने आपको बताया था कि अगर दो सब ग्रुप लें ना, तो अगर उनका इंटरसेक्शन लें तो वो भी सब ग्रुप होता है। तो उसने यही पूछा कि दो स्क्वायर ग्रुप है तो कौन सा इसमें से सब ग्रुप होगा। तो अब आप देखें कि वही चीज़ है कि इंटरसेक्शन के अंदर सब ग्रुप होगा, लेकिन यूनियन के अंदर सब ग्रुप नहीं होगा। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ये वाला आएगा, एच इंटरसेक्शन के। तो यूनियन के अंदर सब ग्रुप तब होगा कि जब एच सब सेट होगा एच के का, या के सब सेट होगा एच का। तो ये देखें नेक्स्ट उसने दे भी दिया कि एच एंड के बी ए सब ग्रुप ऑफ जी, देन एच यूनियन के इज आल्सो सब ग्रुप ऑफ जी। तो अब देखेंगे यूनियन के अंदर सब ग्रुप कब होगा। मैंने आपको बताया था कि वो तब ही होगा कि जब पहला जो है ना सबसेट होगा दूसरे का, या दूसरा सबसेट होगा पहले का। तो इसका राइट ऑप्शन ये बन रहा है सी, कि एच सबसेट है के का। ठीक है, या के सबसेट है एच का, दोनों में से कोई भी ऑप्शन दिया आपने टिक कर देना। तो ये दोनों बातें मैंने पहले भी डिस्कस कर दी हैं, दोबारा देखें ये बातें वही है, घुमा फिरा के बार बार ये पूछ रहे हैं। ठीक है जी। तो अब इसमें उसने पूछा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सब ग्रुप ऑफ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन मॉड्यूलो 4। तो आपने सबसे पहले इसका टेबल बना लेना है। टेबल एडिशन के हिसाब से बनाना है, मॉड्यूलो 4 के हिसाब से बनाना है। और टेबल बनाने के बाद फिर आपने देख लेना इसमें से कौन सा वो सारी प्रॉपर्टी ना होल्ड कर रहा है। तो इसका मैं राइट ऑप्शन बता देता हूँ, ये 0 और 2 है, क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टी ना ग्रुप की होल्ड करेगा ही करेगा। ठीक है जी। हाँ जी, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है, देन सब ग्रुप एच ऑफ जी। तो ये पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। तो देखें पहला उसने कहा जी एबिलियन है, तो ये भी हमें पता है कि हर साइक्लिक ग्रुप एबिलियन होता है। तो सब ग्रुप है जो साइक्लिक, ये भी हमने कह सकते हैं कि जी एवरी साइक्लिक ग्रुप इज एबिलियन। तो ये दोनों ठीक हो गए। फिर सी का क्या है जी जनरेटेड बाय सिंगल एलिमेंट, तो ये भी बेसिकली साइक्लिक की डेफिनेशन ही होती है। तीसरा है जी ऑल ऑफ दीज। तो इसका मतलब इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? ये वाला ठीक होगा, ऑल ऑफ दीज। ठीक है। तो बेसिकली आपने करना ये है कि क्वेश्चन को जैसे मैंने बताया है ना, आपने मेथड सीखना है। उस क्वेश्चन को जैसे मर्जी वो तो 3-3 4-4 एमसीक्यूज बनाए जा सकते हैं। तो आपने रट्टा लगाने के बजाय ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है और इसको समझना है, तो देन आप इसमें कामयाब होंगे। क्योंकि पेपर के अंदर ना डेफिनेशन नहीं आती, ना ही सीधे सीधे थ्योरम आते, वो एप्लीकेशंस देता है। मतलब चीज़ों को सॉल्व करना आना चाहिए। जैसे ये मैंने ऊपर अभी डिस्कस किया ना, ये वाला, कि इस किस्म के ही क्वेश्चन देता है ये वाले, कि जी दैन इनवर्स ऑफ फाई है। ठीक है ना, इसके 4 एमसीक्यूज और बन सकते हैं इसके अलावा। तो इसलिए आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। और कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हमें है ना उसकी जो थ्योरम की स्टेटमेंट्स है ना वो याद रखनी पड़ती है। लेकिन मैंने बताया कि अगर उस थ्योरम की स्टेटमेंट्स की एग्जांपल कर लेंगे ना, तो देन वो आपको याद रहेगी। अदरवाइज़ वो माइंड से स्किप हो जाती है, बंदा मिक्सअप कर जाता है। तो ये चीज़ें ना हैं कुछ। तो चलें ठीक है, बाकी हम कल को डिस्कस करेंगे। तो मैंने पहला लेक्चर डिलीवर किया था, तो किसी बंदे ने कोई भी रिस्पांस दिया ही नहीं है, कोई फीडबैक ही नहीं दिया। मुझे लगता है आप में से कुछ लोगों ने देखा ही नहीं है। तो इसलिए मैं भी थोड़ा सा ना 1-2 दिन मैंने कहा देख लूँ किसी का रिस्पांस आता है, लेकिन आप में से किसी ने कोई रिस्पांस ही नहीं दिया, ना उसको देखा है। तो कम से कम लेक्चर को देखा करें आप, आपका फ़ायदा ही होगा इसमें। तो ये देखें, इसमें कोई आपसे कोई फ़ीस चार्जेस नहीं की जा रही, कुछ नहीं है, सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो इधर तो लोग मैंने देखा है जी वो ग्रुप बना के बच्चों से पैसे लेके तैयारियां करवा रहे हैं, ये सारा कुछ कर रहे हैं। तो इधर तो मैं आपको फ्री में गाइड कर रहा हूँ, कोई पैसा नहीं है। तो आप भी इसको देखें, कोशिश करें, इन चीज़ों को देखें। मैंने आपको पहले बताया था कि जी आप ना माइंड से बात निकाल दें कि जी जब जॉब आएगी तो हम तब भी तैयारी स्टार्ट करेंगे। तो वो तैयारी नहीं होती, ना ही वैसे टेस्ट पास होते हैं। तो तैयारी वही होती है जो आपकी कंसेक्टिवली स्टार्ट होती रहती है। ठीक है, उसमें कंसिस्टेंसी रहती है कि आप डेली कुछ ना कुछ करते जाएं, यही तैयारी होती है। और ऐसे लोग ही जो अपनी तैयारी नहीं ना छोड़ते हैं, कंटिन्यू लगे रहते हैं, वही लोग टेस्ट में कामयाब होते हैं। तो आप भी कोशिश करें कि अपनी तैयारी ना रखें इधर से। ठीक है, मैं ना कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि लेक्चर का टेस्ट आ जाए, कोई भी आ जाए, उसमें ना जनरल नॉलेज भी आता है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपके साथ ना कुछ जनरल नॉलेज भी डिस्कस किया करूँ। तो वो एक लेक्चर में इसमें ना जनरल नॉलेज का भी मैं डिस्कस किया करूँगा। तो फ़िलहाल आप ना ये अभी ये अलजेब्रा 1 के जो है ना इसको ज़रा देखें, अंडरस्टैंड करें और फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और
क्योंकि मैंने देखा है कम से कम जितने आप लोग अटैच हो इतने तो वो वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रहे, इसका मतलब कोई बंदा इसको देख ही नहीं रहा। तो आप कोशिश करें इसको देखें, आपका फ़ायदा ही है, और इससे ये कि आपकी एक रूटीन बन जाएगी तैयारी करने की ना। तो मैंने आपको ज़िम्मे काम लगाया हुआ था कि आपने एफएससी की बुक से स्टार्ट करना है, फर्स्ट ईयर की बुक, उसकी थ्योरी वगैरह पढ़नी, एक्सरसाइज के क्वेश्चन देखने, और साथ में ये जो जो हम डिस्कस कर रहे हैं ना इनको देखी जाना है, ठीक है। देखा ना, अब ये जो एमसीक्यूज़ है, अगर आप इनको रट्टा मार लोगे ये तो भूल जाने 2 दिन बाद ही, लेकिन अगर आप इसको कंसेप्ट से सीख लोगे तो ये सारी ज़िंदगी नहीं भूलेंगे। पेपर में यही एमसीक्यूज़ आने, इन्हीं को घुमा फिरा के बार बार उसने पूछना है, ठीक है। तो कोशिश करें इसको देखें और अंडरस्टैंड करें, ठीक है जी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।